यूनिवर्स, आज हम होम्योस्टेसिस के बारे में बात करेंगे। ये एक ह्यूमन बॉडी का सेल है और ह्यूमन बॉडी के सेल को अपने अफ़ाल को दुरुस्त तरीके से सरअंजाम देने के लिए कुछ मखसूस कंडीशंस की जो है वो ज़रूरत होती है। जैसे कि टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो तो ये सेल की फंक्शनैलिटी पे बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है। इसी तरह पीएच, यानी पीएच ना तो बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक, और इसके साथ साथ सेल को कुछ सप्लाईज़ जैसे ग्लूकोज या पानी की भी ज़रूरत जो है वो होती है ताकि वो अपने अफ़ाल को ठीक तरीके से सरअंजाम दे सके। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलके सेल को ऐसी कंडीशन जो है वो फ़राहम करती है जो कि स्टेबल होगी, जिससे सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट भी जो है वो स्टेबल रखने में मदद मिलेगी और सेल अपने अफ़ाल को ठीक तरीके से सरअंजाम दे सकेगा। सो होम्योस्टेसिस जो है, हम इसको फिर इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो अपने इंटरनल कंडीशंस को, अपनी अंदरूनी जो है वो हालात को मेंटेन करती है डिस्पाइट द फैक्ट के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं ताकि ये अपने फंक्शंस को ठीक तरीके से परफॉर्म कर सके। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा अगर बॉडी जो है वो किसी एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा हाई है या टेम्परेचर जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा लो है। सो बॉडी जो है, बॉडी इन जो है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के बावजूद अपने इंटरनल टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो मेंटेन रखेगी। सो होम्योस्टेसिस बॉडी कैसे करती है और इसमें क्या होता है? असल में जो बॉडी है ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन से ख़ुद को बचाती है और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एक मुस्तकिल जो है वो हालत में या एग्जैक्टली कांस्टेंट जो है वो स्टेट में रहेगा, बल्कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो फ्लक्चुएट करता है, लेकिन विद इन दी स्मॉल बाउंड्रीज, बहुत ही थोड़ा थोड़ा मार्जिन जो है वो उसमें मौजूद होता है। सो बॉडी जो है वो रेगुलेट करेगी, चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करेगी अराउंड द राइट लेवल्स, ताकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो ना हो सके, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट जो हैं वो बॉडी पर ना आ सकें। लेकिन बॉडी ये करती कैसे है, और इस सवाल का जवाब है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, यानी बॉडी के अंदर एक ऐसा खुदकार निज़ाम जो कि बॉडी को अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो अब हम समझते हैं कि ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को देखें तो इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स ऐसे सेल्स या टिश्यूज़ जो कि डिटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंज को, और जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए जो है वो हमारी बॉडी के अंदर थर्मोसेप्टर्स होते हैं और वो इस टेम्परेचर को जो है वो डिटेक्ट करेंगे, और जब ये डिटेक्ट कर लेंगे तो ये एक मैसेज सेंड करेंगे अपने नेक्स्ट जो है वो पार्ट को, जिसको हम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये ऐसा पार्ट है इस कंट्रोल सिस्टम का जो कि इस चेंज को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, और उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करेगा, फैसला करेगा व्हाट नीड्स टू बी डन, कि बॉडी को क्या करना है। और इस कोऑर्डिनेशन सेंटर में आमतौर पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो शामिल होते हैं। इसका लास्ट पार्ट जो है वो अफेक्टर कहलाता है। अफेक्टर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि चेंज को कैरी आउट करते हैं, यानी बॉडी की इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और जनरली इसमें मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो अफेक्टर का रोल प्ले करते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के हम तीनों पार्ट्स जो हैं, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेशन सेंटर और अफेक्टर, इन तीनों को देख चुके। ये तीनों हमारी बॉडी में
एक ही जगह पर मौजूद तो नहीं होते। सो इसलिए इनको आपस में भी कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो कुछ मीडियम जो है वो रिक्वायर है। सो ये मीडियम सिग्नल्स होते हैं और इसके लिए इन सिग्नल को, इन मैसेजेस को जो है वो कैरी करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम, जो कि एक बहुत ही प्रिसाइज और फास्ट सिस्टम है। और ये नर्व इम्पल्स के ज़रिए से जो है वो मैसेज को सेंड करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर सेंटर और अफेक्टर तक। इसी तरह एक और निज़ाम, एक और सिस्टम जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हार्मोन्स या केमिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आल्दो इसका रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये एक जर्नलाइज तरीके से जो है वो काम करता है। आने वाली वीडियोस में हम इन दोनों सिस्टम को बहुत ही डिटेल से भी स्टडी करने वाले हैं। सो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है ये काम किस तरह करता है? ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो काम करता है, इसका बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर या जिसमें प्रोसेस को उसकी अपनी आउटपुट के ज़रिए से ही कंट्रोल किया जाता है। और मोस्टली क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, सो इसमें आउटपुट जो है वो उस प्रोसेस को कम करेगी, स्लो डाउन करेगी या उसको जो है वो इनहिबिट कर देगी। सो हम इसको अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी गई है जो कि एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए से अब हम इसको समझेंगे कि ये टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। सो ये बॉडी है। बॉडी अगर जो है वो किसी एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो इस हाई टेम्परेचर को इसको रिसीव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे इस चेंज को, और ये पैगाम भेजेंगे कोऑर्डिनेशन सेंटर तक। कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो इसको इंटरप्रेट करेगा और अफेक्टर्स जो हैं उनको एक पैगाम भेजेगा। वो पैगाम क्या होगा कि बॉडी को कूल डाउन करने का प्रोसेस जो है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिससे स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग जो है जब स्वेट जो है वो प्रोड्यूस होगा उससे एवेपोरेशन होगी, सो कूलिंग काज होगी। सो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होगा, नॉर्मल होगा, सो ये प्रोसेस जो है स्वेटिंग का ये रुक जाएगा। इसी तरह अगर बॉडी जो है वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है, डिक्रीज्ड है, सो इस जो है वो चेंज को डिटेक्ट किया जाएगा थ्रू रिसेप्टर्स और फिर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो फैक्टर्स को जो है वो एक मैसेज सेंड करेंगे और इसके अगेंस्ट जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनमें शिवरिंग स्टार्ट होगी और फिर इससे हीटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। और फिर जैसे ही जो है वो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो बॉडी दोबारा से इस प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट कर देगी। सो ये एक लूप बन जाएगी जिसमें बॉडी को नॉर्मल स्टेट में या एक कांस्टेंट या स्टेबल स्टेट में जो है वो रखने की कोशिश की जाती है। सो होम्योस्टेसिस जो है, अब इसको रेगुलेट करने के तीन मुख्तलिफ जो हैं वो तरीके हैं। उसमें सबसे पहले थर्मोरेगुलेशन है। इसमें बॉडी जो है वो टेम्परेचर जो है इसको मेंटेन करती है। सो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जाता है ताकि बॉडी के अंदर जो एंजाइम की वर्किंग है वो अफेक्ट ना हो। सो एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। सेकंड ऑस्मोरेगुलेशन है। ऑस्मोरेगुलेशन में बॉडी मेंटेन करती है बॉडी फ्लूइड्स को, यानी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को जो है वो मेंटेन रखा जाता है ताकि सेल्स की टोनेसिटी जो है वो भी मेंटेन रहे और सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहें। और थर्ड है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है ताकि ये वेस्ट मटेरियल जो है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, बॉडी के ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट ना कर सके। सो इसके साथ ही हमारा होम्योस्टेसिस का जो है वो ये लेक्चर ख़त्म होता है। इस डिस्कशन को सुनने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।